हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 का फिजिक्स का चैप्टर 9 जो कि है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक वीडियो को बना रखा है जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें और जाकर उस पहले लेक्चर को देखें। आज का लेक्चर आपको बड़ा ही क्लियरली समझ में आएगा क्योंकि उसमें हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें थी, जो बेसिक जानकारियाँ थी, उसको हमने दे दिया था। वहाँ पर हमने स्ट्रेस के बारे में समझाया था, स्ट्रेन के बारे में समझाया था, ठीक है, और इनके टाइप्स के बारे में भी हमने समझाया था। और साथ ही साथ सॉलिड का जो बॉन्ड होता है, जो सॉलिड के बीच में जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड का जो स्प्रिंग कैरेक्टर होता है, उसके बारे में भी हमने डिटेल में इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ के बारे में। ठीक है, स्ट्रेन को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, इसके पहले वाले वीडियो में ही हमने डिस्कस कर दिया था। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ। दूसरा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे और साथ ही साथ स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड हम दो न्यूमेरिकल को भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और आज के इस लेक्चर में सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं हुक्स लॉ। ठीक है, तो आइए देखते हैं हुक्स लॉ क्या कहता है। फॉर वेरी लेस वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो बच्चों अगर सपोज कर लो स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू बहुत ही कम है तो उस कंडीशन में स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा किसने कहा था? हुक्स ने कहा था। ठीक है, अच्छा देखो स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं, हालांकि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इसको कंप्लीटली डिस्कस कर दिया था, तो एक बार आप जरूर देखें उस वीडियो को। खैर आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे बता दूं कि स्ट्रेस का मतलब होता है एक तरह का, ये भी प्रेशर होता है, हमने बताया था। फोर्स पर यूनिट एरिया को, यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम स्ट्रेस बोलते हैं। ओके, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। और स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन के लिए हमने बताया था कि चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हुक्स लॉ क्या कहा कि स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स जब प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होगी तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। ठीक है, इस कांस्टेंट टर्म को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है ना, इस कांस्टेंट टर्म को क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। तो सिंपली कह सकते हो स्ट्रेन को जब दूसरे साइड में भेजोगे तो आपको मिलेगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन विल बी कांस्टेंट, यानी इसका वैल्यू जो हमें मिलेगा इसको हमने कहा ई। ठीक है, यहाँ पे ई क्या है? वेयर ई इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो लगभग आप समझ गए होंगे कि हुक्स लॉ में हुक ने क्या कहा था, स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में कौन सी जानकारी दी थी कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा तभी फॉलो होगा जब वैल्यू जो है, जो हमने चेंज इन लेंथ किया है या फिर एरिया में जो चेंजिंग किया है वो बहुत ही माइनर चेंजिंग किया हो। उस कंडीशन में स्ट्रेस स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। बाकी अगर बहुत मेजर चेंजिंग आई है तो मेजर चेंजिंग में दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो भी सकते हैं कुछ कंडीशन में और नहीं भी हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को हम समझते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या कहता है। ये भी जनरली हुक के लॉ से ही बनाया गया है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो देखिएगा इस कर्व में आपको सिंपली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे है हमारा ओरिजिन और ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन को सीधे लेके गए हैं ए तक। बी पर भी ये हल्का फुल्का स्ट्रेट ही है, लेकिन यहाँ से इसका डिफॉर्मेशन शुरू हो गया है और पॉइंट डी पर लिखा हुआ फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, इससे आप क्या समझते हैं? आइए हम आपको समझाते हैं कि ये कर्व क्या कहता है। हम जानते हैं कि जितने भी इलास्टिक बॉडीज होते हैं, हमने आपको पहले भी बता रखा है कि इस दुनिया में कोई भी बॉडी ना तो 100% इलास्टिक होता है और ना ही 100% रिजिड होता है। ठीक है, तो अगर किसी भी इलास्टिक बॉडी को हम स्ट्रेच करते हैं तो उसकी एक लिमिट है कि वहाँ से फिर वो पहले वाले शेप को रिगेन कर लेगा। ठीक है, यानी कि इसका एक लिमिट है कि इस लिमिट तक जाकर वो अपने पहले वाले शेप को रिगेन कर सकता है। लेकिन जैसे ही आप उस लिमिट को क्रॉस करते हो तो उसमें
एक कह सकते हो परमानेंट चेंजिंग आ जाती है उसके लेंथ में, उसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे जो इंक्रीज्ड लेंथ है वो फिर पहले वाले शेप में वापस नहीं आता, मीन्स वहाँ पे प्लास्टिक कैरेक्टर भी शो करना शुरू कर देता है। तो पहला आपने देखा एक इलास्टिक बॉडी में ही इलास्टिक कैरेक्टर भी शो होगा, साथ ही साथ प्लास्टिक कैरेक्टर भी शो होगा। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। सपोज कर लो कि कोई रबर बैंड है, ठीक है। उस रबर बैंड को हमने क्या किया कि ज़्यादा इलोंगेट करके हमने ऐसे रखा हुआ है। जब हम कुछ देर तक उस रबर बैंड को इलोंगेट करके छोड़ देंगे तो हमें दिखाई देगा कि उसमें कुछ परमानेंट चेंज आ जाएगा, यानी कि उसका लेंथ अगर पहले छोटा सा था, सपोज कर लो कि जो रबर बैंड है, रबर बैंड का अगर हम देखें सरकमफ्रेंस कुछ ऐसा था, तो इसका जो सरकमफ्रेंस होगा कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सेंस क्या हुआ, क्योंकि इसमें इलोंगेशन आ गया है और यह इलोंगेशन इसके प्लास्टिक कैरेक्टर को भी दर्शाता है। तो आपने ये समझ लिया होगा। साथ ही साथ मैं एक और बात बताऊं आपको कि प्लास्टिक कैरेक्टर का भी इसका एक लिमिट है अपना। अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करोगे तो इसके अंदर, या कह सकते हो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में आपको क्रैकिंग दिखना शुरू हो जाएगा, क्रैक दिखना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे करके जब आप फ्रैक्चर पॉइंट पे पहुंचोगे तो ये बैंड जो होगा रबर बैंड वो टूट जाएगा, ठीक है। तो यह स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आइए अब हम समझते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या कहता है। हमने देखा कि यहाँ पर फ्रॉम O टू A हमें दिखाई दे रहा है कि ये प्रोपोर्शनलिटी को दर्शा रहा है, यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन एक लिमिट तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है। मतलब इस लिमिट के बाहर अगर हम चले जाएं तो फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। ये जो कैरेक्टर है, ये जो हुक लॉ है, हुक लॉ सिर्फ O से लेके A तक ही फॉलो होगा, इसके बाहर जाने पर हुक लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा इसको प्रोपोर्शनल लिमिट। यहाँ तक प्रोपोर्शनल लिमिट हो गया। इससे आगे जब आप जाओगे तो थोड़ा सा और आगे जाने पर आपको मिलेगा इल्ड पॉइंट, ठीक है। इल्ड पॉइंट बोलते हैं इसको, या फिर इसको इलास्टिक लिमिट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इलास्टिक लिमिट कहते हैं, इलास्टिक लिमिट, ठीक है ना। इलास्टिक लिमिट क्यों बोला, क्योंकि पॉइंट बी से इसके शेप में परमानेंट चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, या एक प्लास्टिक कैरेक्टर शो करना शुरू कर देगा, इसलिए हमने इसको बोला इलास्टिक लिमिट। बस यहीं तक ये बॉडी इलास्टिक कैरेक्टर शो करेगा, इसके आगे जाने पर ये प्लास्टिक कैरेक्टर शो करना शुरू कर देगा, जो कि कह सकते हो यहाँ से अगर देखा जाए सी और बी के बीच की गैपिंग बहुत ही कम है। तो सपोज कर लो कि इस पॉइंट सी से अगर देखा जाए डी तक, ये पूरा का पूरा क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, यानी कि बॉडी में परमानेंट चेंजेस को दर्शा रहा है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और जैसे ही हम पॉइंट डी पर पहुंचेंगे तो पॉइंट डी से जस्ट पहले क्रैकिंग आना शुरू होगा, और पॉइंट डी तक जाते जाते वो जो हमारा बैंड है टूट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस पॉइंट डी को बोला गया है फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। तो लगभग आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या कहता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को। सो गाइस, आइए देखते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसिडर अ रॉड ऑफ स्टील हैविंग रेडियस ऑफ 8 mm एंड द लेंथ ऑफ 2 मीटर इफ अ फोर्स ऑफ 150 kN stretches it along its length, then calculate the stress percentage, stress और फिर यहाँ पे कॉमा लगा हुआ, परसेंटेज स्ट्रेन इन द रॉड इफ द इलोंगेशन इन द लेंथ इज 7.46 मिलीमीटर, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को हम कैसे करते हैं। हेयर देखना जरा, जो रेडियस ऑफ रॉड दिया हुआ है, स्टील रॉड का जो रेडियस है, जैसे मान लीजिए हमने ये स्टील रॉड है, इस स्टील रॉड का जो रेडियस दिया हुआ है वो रेडियस कितना है जी, 8 मिलीमीटर। तो इसको पहले आप मीटर में बदलोगे, यानी हो गया 8 × 10⁻³ मीटर हो गया, है ना। उसके बाद में देखते हैं इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर, ओके। इस पर फोर्स कितना लगाया गया बच्चों, 150 किलो न्यूटन। इस किलो न्यूटन को यदि न्यूटन में बदलोगे तो लिख सकते हो 150 × 10⁻³ क्योंकि 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होता है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 15 × 10⁻1 2 3 4 4 न्यूटन, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं।
और देखना यहाँ पे देन कैलकुलेट द स्ट्रेस परसेंटेज। अच्छा, इलोंगेशन भी देखो दिया हुआ है, डेल्टा एल की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा एल दिया हुआ है 7.46। ओके, आइए अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हियर पहले देखो तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्शन। यदि यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है तो जानते हैं पाई आर स्क्वायर हमारा एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 8 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मिलेगा आपको देयरफॉर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो देखना जरा फोर्स कितना दिया हुआ, फोर्स दिया हुआ है 15 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ पर लिखा 15 इंटू 10⁻⁴, और एरिया इसका कितना आया है, एरिया क्रॉस सेक्शन आया है 3.14 इंटू 8 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे, जितना आएगा उतना पास्कल इसका वैल्यू हो जाएगा। ओके, अब आइए देखते हैं एंड अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है स्ट्रेन। तो इसके स्ट्रेन परसेंटेज को निकालना हमें। तो पहले तो तुम स्ट्रेन निकालो, तो स्ट्रेन बराबर देखो कितना हो जाएगा, स्ट्रेन बराबर होगा डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, ये स्ट्रेन का वैल्यू होता है। तो स्ट्रेन परसेंटेज क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रेन परसेंटेज जो हमारा होगा वो हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। ठीक है, तो डेल्टा एल का वैल्यू जरा देखना कितना है, 7.46 मिलीमीटर है, ये भी ध्यान रखना 7.46 मिलीमीटर है। तो इसको हम बदलेंगे किस में, मीटर में, तो मिल जाएगा 7.46 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 7.46 इंटू 10⁻³ इंटू 100 होल डिवाइडेड बाई लेंथ इसका दिया हुआ है 2 मीटर, यहाँ पर हो गया 2 मीटर। ठीक है ना, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा 2 3 जा 6 बचा 1, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, यानी हमें मिल जाएगा 3.73 इंटू 10⁻⁻1 कह सकते हो, या इसी को लिख सकते हैं 0.373%। ठीक है, ये क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा स्ट्रेन परसेंटेज। तो तब तक वीडियो को पॉज करके नोट करो और इसको कैलकुलेट करके आप कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, तब तक आप इसे नोट कर लो। नाउ देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, आफ्टर अ फॉल अ 95 kg रॉक क्लाइंबर finds himself dangling from the end of a rope that had been 15 meter long and 9.6 mm in diameter but has stretched by 2.8 centimeter. Find the rope for the rope calculate the strain स्ट्रेस एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है ना, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 95 kg का रॉक क्लाइंबर है जो कि पहाड़ से गिर जाता है, और जब वो गिरता है तो उसे ऐसा मिलता है कि वो रस्सी से टंगा हुआ है। ठीक है, और वह रस्सी, उस रस्सी का जो लंबाई दिया हुआ है, इधर देखते हैं रस्सी का जो लंबाई दिया हुआ है, देखते हैं कितना है। आफ्टर 95 kg क्लाइंबर फाइंड, हाँ इधर दिया हुआ 15 मीटर लॉन्ग दिया हुआ। ठीक है, और इसका जो रस्सी है, रस्सी का जो डायमीटर वो दिया हुआ 9.6 mm दिया हुआ है इन डायमीटर। बट कह रहा है क्या, उसमें जो इलोंगेशन आया इसके टंगने के कारण, जैसे सपोज करो कि जब क्लाइंबर रस्सी से जब लटक गया है तो इसका जो स्ट्रेस जो आया हुआ यहाँ पे, जो इलोंगेशन आया लेंथ में रोप के, वो है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कैलकुलेट करना, पहले तो आपको स्ट्रेन निकालना है। तो पहला देखो स्ट्रेन हम फाइंड करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। हियर स्ट्रेन बराबर बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, हम जानते हैं स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, देखो लेंथ में चेंज कितना आया, 2.8 सेंटीमीटर में आया है, और ये दिया है इसका लंबाई जो दिया हुआ वो मीटर में दिया हुआ, तो मीटर से पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि जो हम जानते हैं जो स्ट्रेन होता है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पर आप इसके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, या फिर क्या करते हैं हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है हमें। तो कोई भी एक काम कर सकते हो, किसी एक को मीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर एक को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों को सेम यूनिट में रखना जरूरी होता है। तो आप इसे सॉल्व करके बताएंगे कि इसका वैल्यू कितना आएगा स्ट्रेन का। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रेस को कैसे निकालेंगे। एंड अब कहोगे सर यहाँ पे तो कोई फोर्स हमें दिख ही नहीं रहा कि फोर्स कितना लगा। तो हम जानते हैं कि यदि ये पर्सन
95 kg का है और लटक रहा है तो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा। अब जानते हैं कि कोई भी बॉडी अगर रस्सी से लटकी हुई है तो इसका कुछ ना कुछ नीचे की तरफ वेट होता है जिसको हम बोलते हैं mg। ठीक है, और वेट जो होता है एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो कह सकते हो क्या, एंड यहाँ पे जो वेट फोर्स जो होगा वो वेट के बराबर होगा जिसका वैल्यू हम जानते हैं mg होता है। तो यहाँ पे देखो मास कितना दिया है 95 इंटू 9.8। ठीक है, जी का वैल्यू हो गया 9.8 जिसको हमने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, एंड एरिया देखो, एरिया फाइंड करते हैं। चूँकि यहाँ पे 9.6 मीटर जो है इसका डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ 9.6, सॉरी मीटर नहीं है मिलीमीटर है। ठीक है ना, 9.6 मिलीमीटर इसका डायमीटर दिया हुआ है। तो रेडियस देखो कितना मिल जाएगा डायमीटर अपॉन 2, तो 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16 यानी 4.8 मिलीमीटर। इसको जब आप मीटर में बदलोगे तो 4.8 में 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो गया तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ एरिया क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें मिलेगा πr²। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। पाई का वैल्यू होता है 3.14, तो यहाँ पर रखा 3.14 इंटू 4.8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ये हमें मिल गया एरिया। ठीक है, और देखो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेस निकाल लोगे, स्ट्रेस बराबर क्या मिल जाएगा बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स के जगह पे देखो फोर्स का वैल्यू रखते हैं। फोर्स का वैल्यू हमारा 95 इंटू 9.8 अपॉन, और देखो यहाँ पे एरिया जो दिया हुआ है, एरिया का वैल्यू इधर रख सकते हो 3.14 इंटू 4.8 इंटू 10⁻³ ठीक है ना, इतना पास्कल जो होगा इसमें स्ट्रेस आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करके बताओगे कि कितना पास्कल इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट तुम्हारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड करना है। तो ऐसे लिखेंगे क्या, नाउ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी ई जो कस्ट होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, हम देखते हैं इसका कैलकुलेटेड वैल्यू कितना है। देखो स्ट्रेन का जो कैलकुलेटेड वैल्यू दिया हुआ है, देखते हैं स्ट्रेन का जो कैलकुलेटेड वैल्यू वो है 1.9 इंटू 10⁻³ ठीक है, और जो स्ट्रेस का कैलकुलेटेड वैल्यू दिया हुआ है, स्ट्रेस का कैलकुलेटेड वैल्यू है 61.77 इंटू 10⁻7 दिया हुआ बच्चों, 10⁻7 पास्कल है। ठीक है ना, पास्कल कह सकते हो या फिर इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो। आप जानते हैं फोर्स का होता है न्यूटन, तो इसको लिख सकते हो न्यूटन, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर जब तुम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड करोगे तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो इसको लिखा हमने ई इक्वल्स टू, स्ट्रेस का वैल्यू देखिए कितना है 61.77 इंटू 10⁻7 होल डिवाइडेड बाई। ठीक है, और देखना जरा स्ट्रेन कितना है, स्ट्रेन हमने इधर निकाला है, इसका वैल्यू है 1.9 इंटू 10⁻³ ठीक है, इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा 61.77 अपॉन 1.9 इंटू 10⁻, देखो -3 ऊपर जाएगा तो 10, क्योंकि -3 ऊपर गया तो प्लस में बदल जाएगा, तो 7 3 10 हो गया। ठीक है, और इस पूरे को सॉल्व करने पर हमें मिलेगा, देखते हैं 6.84। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे क्या 6.84 इंटू 10⁻, एक मिनट देखते हैं 10⁻। तो जब आप इस पूरे टर्म को, जब इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ये कैलकुलेटेड वैल्यू था जो कि गिवन था बुक में, तो हमने वही देख करके लिख दिया। आप चाहे तो इसको सॉल्व करते हैं, आप सॉल्व करके देखिएगा कि इसका वैल्यू कितना आएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। ठीक है, तब तक के लिए विदा लेते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। जय हिंद दोस्तों।